Myself, Dr. Mamta Sharma, Associate Professor Political Science, गवर्नमेंट कॉलेज बेरोड। विद्यार्थियों, बीए पार्ट थर्ड के अंतर्गत हम इंटरनेशनल रिलेशंस के अंतर्गत कोल्ड वार को समझ रहे हैं। पूर्व के वीडियो में हमने कोल्ड वार के 2 चरणों की बात की थी। आज के इस वीडियो में हम शीत युद्ध के विस्तार के तृतीय चरण की बात करेंगे, जो कि 1953 से 1958 तक चला। शीत युद्ध के विस्तार के तृतीय चरण के अंतर्गत इस काल में अमेरिका और सोवियत संघ के नेतृत्व में बहुत अधिक परिवर्तन आया और यह आशा की जाने लगी कि शीत युद्ध की उष्णता में ठंडापन आ गया। लेकिन मार्च 1953 में स्टालिन की मृत्यु के बाद शीत युद्ध के इतिहास में एक नया मोड़ आने की आशा थी, चूँकि स्टालिन की नीतियों को शीत युद्ध का बहुत बड़ा कारण माना जाता था। अतः इस काल की प्रमुख घटनाएं इस प्रकार हैं। नंबर 1 कि सोवियत संघ द्वारा आणविक परीक्षण इसके अंतर्गत किए गए। अगस्त 1953 में सोवियत संघ द्वारा प्रथम आणविक परीक्षण किया गया। इसमें अमेरिका संशयित हुआ और दूसरी ओर निरस्त्रीकरण या निशस्त्रीकरण दोनों पक्ष आवश्यक समझे जाने लगे। सेकेंडली, हिंद चीन का प्रश्न। इसके अंतर्गत फ्रांसीसी साम्राज्यवाद के विरुद्ध हिंद चीन में चलने वाले संघर्ष में दोनों गुटों ने अलग अलग पक्षों का समर्थन किया। अमेरिका ने इस संघर्ष में फ्रांस का सहयोग दिया, तो सोवियत रशिया ने हिंद चीन के लोगों का समर्थन किया। थर्डली, इसके अंदर सीटों का निर्माण। सीटों का प्रमुख उद्देश्य दक्षिणी पूर्वी एशिया में कम्युनिस्ट चीन के साम्यवादी प्रसार का विरोध करना। 1953 में चर्चिल ने संयुक्त राज्य अमेरिका के आगे यह प्रस्ताव रखा कि दक्षिणी पूर्वी एशिया के लिए नाटो जैसे एक संगठन का निर्माण किया जाए। फोर्थली, वार्सा पैक्ट का निर्माण। 14 मई 1955 को सोवियत संघ और उनके साथी 8 देशों ने वार्सा पैक्ट का निर्माण किया और इनके अनुसार यदि किसी संसद पर या किसी सदस्य पर सशस्त्र सैनिक आक्रमण होता है तो अन्य देश उनकी सहायता करेंगे। अतः वार्सा पैक्ट नाटो का पूरा जवाब था। फिफ्थली, हंगरी में सोवियत हस्तक्षेप। 1956 में हंगरी में सोवियत हस्तक्षेप ने अंतर्राष्ट्रीय तनाव और शीत युद्ध में पर्याप्त अभिवृद्धि की। सिक्सथली, आइजनहोवर सिद्धांत। जून 1957 में आइजनहोवर सिद्धांत की घोषणा की गई। यह अमेरिकी विदेश नीति में उग्रता का प्रतीक था। इसमें कहा गया कि साम्यवादी गुलामों से घिरी जनता की स्वतंत्रता के संघर्ष में अमेरिका सहायता देगा। इस तरह से शीत युद्ध के तृतीय चरण के अंतर्गत इस तरह की घटनाएं इसके अंतर्गत हुई। नाउ वी कम टू दी शीत युद्ध के विस्तार का चतुर्थ चरण, जो कि 1959 से 1962 तक रहा। इसके अंतर्गत 1958 के बाद ऐसा लगने लगा कि शीत युद्ध के ज्वार में कमी आएगी, क्योंकि सोवियत प्रधानमंत्री खुश्चेव ने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति का अंगीकार किया। और इस काल की कुछ घटनाएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, खुश्चेव की अमेरिका यात्रा। 15 सितंबर से 28 सितंबर 1959 तक सोवियत प्रधानमंत्री खुश्चेव ने अमेरिका की यात्रा की और इस यात्रा से सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य बड़े सौहार्दपूर्ण संबंधों का वातावरण पैदा हुआ और खुश्चेव ने आइजनहोवर को सोवियत संघ आने का निमंत्रण दिया और इस सौहार्द को कैंप डेविड समझौता या कैंप डेविड भावना, स्पिरिट ऑफ कैंप डेविड का नाम दिया गया और कहा गया कि इस भावना से प्रेरित होकर दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय तनाव को दूर करने में शामिल होंगे। सेकेंडली, U2 विमान कांड। शीत युद्ध के तनाव को कम करने के लिए 4 बड़े देशों के शासनाध्यक्षों का एक शिखर सम्मेलन आयोजित करना आवश्यक समझा गया। अतः यह भी तय हुआ कि मई 1960 में पेरिस में शिखर सम्मेलन हो और उसके बाद वहीं से राष्ट्रपति आइजनहोवर सोवियत संघ की यात्रा करेंगे। अतः 1 मई 1960 को अमेरिका का जासूसी विमान U2 सोवियत सीमा में जासूसी करते हुए पकड़ा गया और इस विमान में जासूसी के अनेक उपकरण तथा अन्य यंत्र पकड़े गए। थर्डली, पेरिस का शिखर सम्मेलन। U2 विमान कांड की घटना से 16 मई 1960 को होने वाले
पेरिस शिखर सम्मेलन की असफलता साफ नजर आने लगी और पेरिस के शिखर सम्मेलन में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के शासनाध्यक्ष शामिल हुए और जटिल अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर चर्चा होनी थी। किंतु शिखर सम्मेलन में क्रुश्चेव ने U2 का मामला उठाया और इसमें अमेरिका की भर्त्सना की और आइजनहोवर का अपमान किया। फोर्थली, कैनेडी का राष्ट्रपति निर्वाचित होना। 8 नवंबर 1960 को अमेरिकी राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में जॉन कैनेडी विजयी हुए और क्रुश्चेव ने कैनेडी को बधाई भेजते हुए यह आशा व्यक्त की कि उनके निर्वाचन से सोवियत संघ और अमेरिका के संबंध सुधरेंगे और शीत युद्ध की उग्रता में कमी आएगी। फिफ्थली, क्रुश्चेव द्वारा पूर्वी जर्मनी से पृथक संधि करने की धमकी। जून 1961 में क्रुश्चेव ने पूर्वी जर्मनी के साथ एक संधि का हस्ताक्षर की धमकी दी, लेकिन कैनेडी ने उसे खुले शब्दों में बता दिया था कि सोवियत रूस का एक पक्षीय कार्यवाही किसी भी अवस्था में स्वीकार्य नहीं होगी। सिक्सथली, क्यूबा की घटना। क्यूबा अमेरिका के निकट एक टापू है जहां 1958 में डॉक्टर फिडेल कास्त्रो के नेतृत्व में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। अब डॉक्टर कास्त्रो ने सोवियत संघ के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने शुरू कर दिए थे, अतः अमेरिका के लिए चिंता का विषय था कि उनकी सीमा पर साम्यवादी रूस का क्यूबा के माध्यम से प्रभाव बढ़ रहा है। इसी तरह शीत युद्ध के विस्तार का जो पंचम चरण है, जो 1963 से 1979 में रहा, इसके अंतर्गत 1962 के बाद शीत युद्ध में शिथिलता आने लगी और इस काल में शीत युद्ध में शिथिलता की प्रमुख घटनाएं इस प्रकार है। नंबर 1, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। 25 जुलाई 1963 को ब्रिटेन सहित दोनों देशों ने मॉस्को में वायुमंडल, बाह्य अंतरिक्ष और समुद्र में अणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाने वाली एक संधि पर हस्ताक्षर किए और 26 जुलाई 1963 को अमेरिकी जनता के नाम अपने एक भाषण में कैनेडी ने इस संधि को शीत युद्ध की समाप्ति की दिशा और युगों से विश्व शांति की दिशा में किए जाने वाले प्रयत्नों के मार्ग में एक ऐतिहासिक चिन्ह बताया। सेकेंडली, हॉटलाइन समझौता। 1963 में इस संधि के साथ ही वाशिंगटन और क्रेमलिन ने टेलीफोन और रेडियो से सीधा संपर्क स्थापित करने का समझौता हॉटलाइन एग्रीमेंट हुआ। इस संपर्क का उद्देश्य महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संकट के समय दोनों महाशक्तियों में सीधा संपर्क स्थापित करके भूल अथवा आकस्मिक दुर्घटना से छिड़ने वाले युद्ध में संकट का निवारण करना था। थर्डली, इसके अंदर परमाणु अप्रसार संधि की बात भी कही गई और 1968 में सोवियत संघ, अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर अन्य देशों के साथ परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए। फोर्थली, मॉस्को बोन समझौता हुआ। 1970 में यह समझौता हुआ और इसमें शीत युद्ध की जड़ों को ही समाप्त कर दिया। फिफ्थली, बर्लिन समझौता हुआ। 18 माह तक बातचीत के बाद अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ के प्रतिनिधियों के बीच बर्लिन के बारे में 1971 में एक समझौता हो गया। सिक्सथली, यूरोपीय 2 जर्मन राज्यों का सिद्धांत हुआ और बड़े राष्ट्रों के मध्य बर्लिन पर जो समझौता हुआ उसके कारण शीत युद्ध की उग्रता में कमी नहीं रही। इससे पूर्वी पश्चिमी जर्मनी के मध्य सामान्य संबंध करने की दिशा में निर्देश दिए गए। सेवनथली, यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन। 3 से 6 जुलाई 1973 तक फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया और इस सम्मेलन में यूरोप के 35 राज्यों के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया। एटली, द्वितीय यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन 1974 का व्लादिवोस्टोक शिखर सम्मेलन अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा तनाव कम करने के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप हुआ। और लास्टली, इसके अंतर्गत तृतीय यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन भी शामिल हुआ। तत्पश्चात शीत युद्ध का जो षष्ठ चरण है, जो 1980 से 89 में हुआ, इस चरण में महाशक्तियों के सहयोग के साथ साथ प्रतिद्वंद्विता भी चलती रही और इस चरण को शीत युद्ध के अलावा सभी साधनों द्वारा संघर्ष भी कहा जाता है। कुछ लोग इसे द सेकेंड कोल्ड वार अर्थात न्यू कोल्ड वार भी कहते हैं। इस तरह से शीत युद्ध के 6 चरणों की बात हमने की।
तत्पश्चात हम देखेंगे कि इम्पैक्ट ऑफ कोल्ड वार ऑन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध का क्या इम्पैक्ट पड़ा और विश्व राजनीति को शीत युद्ध ने किस तरह से प्रभावित किया। इसके अंतर्गत हमने कई बातों को शामिल किया। नंबर 1, इसका इम्पैक्ट ये रहा कि विश्व को 2 गुटों में विभाजित होना पड़ा। अतः शीत युद्ध के कारण विश्व राजनीति का स्वरूप द्विपक्षीय हो गया, बाइपोलर बन गया और संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ 2 पृथक पृथक गुटों का नेतृत्व करने लगे। अब विश्व की समस्याओं को इसी गुटबंदी के आधार पर आंका जाने लगा। सेकेंडली, आतंक और अविश्वास के दायरे में विस्तार। शीत युद्ध ने राष्ट्रों को भयभीत किया और आतंक और अविश्वास का दायरा बढ़ाने लगे। अमेरिका और सोवियत संघ के मतभेदों के कारण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गहरे तनाव, वैमनस्य, प्रतिस्पर्धा और अविश्वास की स्थिति आ गई। थर्डली, आणविक युद्ध की संभावना का भय। 1945 में आणविक शस्त्र का प्रयोग किया गया। शीत युद्ध के वातावरण में यह महसूस किया जाने लगा कि अगला युद्ध भयंकर आणविक युद्ध होगा। फोर्थली, सैनिक संधियों एवं सैनिक संगठनों का बाहुल। इसके अंतर्गत शीत युद्ध ने विश्व की सैनिक संधियों एवं सैनिक गठबंधनों को जन्म दिया। नाटो, सीटो, सेंटो और वार्सा पैक्ट जैसे सैनिक गठबंधनों का प्रादुर्भाव शीत युद्ध का ही परिणाम है। फिफ्थली, सशस्त्रीकरण की अविरल प्रतिस्पर्धा। इसके अंतर्गत देखा गया कि शीत युद्ध ने सशस्त्रीकरण की होड़ को बढ़ावा दिया और जिसके कारण विश्व शांति और निशस्त्रीकरण की योजनाएं धूमिल हो गई। 6, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यांत्रिकरण किया गया। अतः शीत युद्ध का स्पष्ट अर्थ यह लिखा कि विश्व 2 भागों में विभक्त है, एक खेमा देवताओं का और दूसरा दानवों का, और उनके इस दृष्टिकोण का जहाँ तक विकास हुआ कि जो इसके साथ नहीं है वह हमारा विरोधी है, और ये अंतर्राष्ट्रीय का एकदम मैकेनिज्म व्यू हो गया। सेवंथली, इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सैनिक दृष्टिकोण का पोषण होने लगा। शीत युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मिलिट्री आउटलुक का जन्म दिया और अब शांति की बात करना भी संदेहास्पद लगने लगा। 8, संयुक्त राष्ट्र संघ का पंगु करना। अतः शीत युद्ध के कारण संयुक्त राष्ट्र जैसे विश्व संगठन के कार्यों में भी अवरोध उत्पन्न हुआ और महाशक्तियों में परस्पर विरोधी दृष्टिकोण के कारण संघ कोई कठोर कार्रवाई नहीं कर पाया। 9, सुरक्षा परिषद को लकवा लग जाना। शीत युद्ध के कारण सुरक्षा परिषद को लकवा लग गया। द सिक्योरिटी काउंसिल वार ऑलमोस्ट पैरालाइज। सुरक्षा परिषद जैसी संस्था जिनके कंधों पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने का भार था, सोवियत संघ और अमेरिका के पूर्व और पश्चिम के संघर्ष का अखाड़ा बन गया। 10, मानवीय कल्याण के कार्यक्रमों की उपेक्षा। शीत युद्ध के कारण विश्व राजनीति का केंद्रीय बिंदु सुरक्षा की समस्या तक ही सीमित रह गया और मानव कल्याण से संबंधित कई महत्वपूर्ण कार्यों का स्वरूप गौण हो गया। अतः शीत युद्ध के कारण तीसरी दुनिया के विकासशील देशों की भूखमरी, बीमारी, बेरोजगारी, अशिक्षा और आदि समस्याओं का उचित निदान संभव नहीं हो सका, क्योंकि महाशक्तियों का दृष्टिकोण मुख्यतः पावर पॉलिटिक्स तक ही सीमित था। अतः उपयुक्त सभी परिणाम शीत युद्ध के नकारात्मक परिणाम कहे जाते हैं, परंतु शीत युद्ध के विश्व राजनीति पर कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पड़े, जो इस प्रकार है। शीत युद्ध के कारण गुटनिरपेक्ष आंदोलन को प्रोत्साहन मिला और तीसरी दुनिया के राष्ट्रों को उपनिवेशवाद से सही मायने में मुक्ति मिली। सेकेंडली, शीत युद्ध के कारण शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को प्रोत्साहन मिला। थर्डली, शीत युद्ध के कारण तकनीकी और उन्नति, खासतौर से आणविक शक्ति के विकास में तीव्रता आई। चतुर्थ, संयुक्त राष्ट्र संघ में निर्णय शक्ति सुरक्षा परिषद के बजाय महासभा को हस्तांतरित हो गई और शीत युद्ध से शक्ति संतुलन की स्थापना हुई। देन लास्टली, टेक्निक्स ऑफ कोल्ड वॉर। शीत युद्ध के विशिष्ट साधन क्या थे? अतः इसके अंतर्गत युद्ध के साधन थे अस्त्र शस्त्र, गोला तथा बारूद। अतः शीत युद्ध के मोटे रूप से निम्नांकित साधन है। नंबर 1, शीत युद्ध का सबसे प्रमुख साधन था प्रचार। अतः शीत युद्ध वाक युद्ध से जो कार्य हथियारों से होता था, वही कार्य शीत युद्ध के शब्दों द्वारा किया जाने लगा। सेकेंडली, शीत युद्ध का अन्य साधन अपनी शक्ति का प्रदर्शन था और अपनी सैनिक और तकनीकी शक्ति की श्रेष्ठता का प्रदर्शन और शत्रु पक्ष को कमजोर बताना
अपरिहार्य माना गया। थर्डली, शीट युद्ध का एक अन्य साधन जासूसी था और दोनों ही पक्ष जासूसी के तरीकों से एक दूसरे की सैनिक शक्ति का पता लगाते थे। अतः कंक्लूजन एंड एंड ऑफ द कोल्ड वार के अंतर्गत हम कहेंगे कि शीत युद्ध का जो अंत है 1989 में विश्व इतिहास में एक चमत्कारी मोड़ आया और शीत युद्ध के मूल कारणों की समाप्ति हो गई, क्योंकि इसके अंतर्गत बर्लिन की दीवार का पतन हो गया, जर्मनी का एकीकरण हो गया और वार्सा पैक्ट भंग कर दिया गया और दोनों महाशक्तियों के बीच सहयोग के मधुर संबंधों का सूत्रपात हुआ। इस तरह से हम देखते हैं कि शीत युद्ध का अंत इन विभिन्न चरणों से होते हुए लास्ट कंक्लूडिंग पार्ट तक आया। अतः आज शीत युद्ध अतीत की वस्तु बनकर रह गया। आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को लेंगे। धन्यवाद।